हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 जनसंख्या कक्षा 9 की सामाजिक में जो भूगोल सब्जेक्ट है उसमें अध्याय 6 के वस्तुनिष्ठ लेकर आए हैं, जो आपकी निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल पेपर मध्य प्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया है। उसी से ये वस्तुनिष्ठ बनाए गए हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो हैं आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसके संबंध में जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी हैं वो भी इसमें कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो को निरंतर देखते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो इनमें से हमें सबसे पहले सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प में हम पहला देखेंगे। पहला हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो हमारे भारत देश में 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता दें, जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। तो अभी हमारी जो जनगणना थी 2011 में हो गई थी और 2021 में नहीं हो पाई है, क्योंकि कोरोना के कारण 2021 में जनसंख्या जो जनगणना है वो नहीं हो पाई है। तो अब आगे होगी। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो है अपना उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से राज्य है। तो याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं पूछ रहा है आपको, जनसंख्या जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा लोग किस राज्य में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। आइए दूसरा देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो जो भारत के पड़ोसी देश है, जैसे भारत का पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है। ये चारों जो है पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देश माने जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि घनी आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है। तो घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो वो है आपका बांग्लादेश में। तो भारत में जितनी घनी आबादी है, भारत से भी ज्यादा घनी आबादी वाला जो अपना पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा घनी आबादी है। जितना इसका क्षेत्रफल है और भारत का जितना क्षेत्रफल है, यदि प्रति व्यक्ति जो हम देखें स्थान, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति के हिसाब से जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा माना जाएगा। कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, भारत से भी ज्यादा। आइए अगला देखते हैं हम। तीसरा हमारा है निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है। इनमें से जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा लिंग अनुपात, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आपसे लिंग अनुपात की बात हो रही है। तो लिंग अनुपात के लिए कौन सा सही तरीका परिभाषित करता है। तो पहला है प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। क्या लिंग अनुपात के लिए प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है। दूसरा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तीसरी, एक वर्ष के भीतर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, या 10 वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। तो आपको बताना है जो लिंगानुपात होता है, जो लिंगानुपात होता है वो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जैसे हम कहें भारत देश में 1000 पुरुषों पर कितना है, 953 महिलाओं का अनुपात है। तो ये क्या होगा, लिंग अनुपात हो गया। मतलब 1000 पुरुष हैं और 953 महिलाएं हैं। तो कितनी महिलाएं कम हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, 47 जो महिलाएं हैं, 1000 पे 47 कम हैं। इसी हिसाब से भारत में देख लें कितने हजार लोग हैं उतनी महिलाएं कम हैं। तो यही क्या है, लिंगानुपात कहलाता है। लिंग मतलब महिला और पुरुष का जो अनुपात है कि देश में, किसी देश में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, इनका जो अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लिंग अनुपात कहते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं बैठती हैं, 953 महिलाएं जो होती हैं। तो भारत में लिंग अनुपात क्या होगा, 1000 अनुपात 953। तो कितने पर देखे जाते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो देखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। तो आपको इसका आंसर हो गया है। आइए अगला देखते हैं हम। चौथा
है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम रहा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कैसा है? सबसे न्यूनतम रहा है, सबसे कम रहा है जनसंख्या घनत्व किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा है। आइए अगला देखते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हमें अपने भारत का जनसंख्या घनत्व बताना है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो याद कर लेना है कितना है भारत का जनसंख्या घनत्व? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। आइए हम रिक्त स्थानों को देखते हैं, कुछ रिक्त स्थान देखेंगे। तो पहला जो रिक्त स्थान है वो है एक वयस में प्रति 1000 पुरुषों में मरने वालों की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो यदि कह रहे हैं कि एक वयस में, कितने वयसों में? एक वयस में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले, किसकी बात हो रही है? यहाँ पर मरने वालों की हो रही है। तो मरने वालों की जब बात हो रही है कि 1000 पर कितने व्यक्ति मरते हैं एक साल में, तो उसको कहते हैं मृत्यु दर। क्या कहते हैं? मृत्यु दर। तो मृत्यु दर कहते हैं मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को। क्या कहेंगे? मृत्यु दर। तो पहले का आंसर जो है अपना हो गया है मृत्यु दर। क्या होगा? मृत्यु दर। तो पहले का आंसर जो है वो हो गया है मृत्यु दर। मृत्यु दर। तो पहले का आंसर मृत्यु दर हो गया है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना कहलाता है। तो कोई व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए तो उसको हम प्रवास कहते हैं। कि व्यक्ति क्या कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? प्रवास। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? प्रवास। क्या हो गया? प्रवास हो गया है। ये तीसरा देखते हैं जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में जो साक्षरता दर है वो 73% है। कितनी है? साक्षरता दर का मतलब है कि देश में कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 73% है। मतलब 100 में से 73 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो साक्षरता दर कितनी हो गई? 2011 की जनगणना के अनुसार 73% साक्षरता दर हमारे यहाँ की है। आइए अगला है किशोर जनसंख्या में प्रायः खालिस्तान से खालिस्तान आयु वर्ग के होते हैं। तो किशोर अवस्था में कितने? तो किशोर अवस्था में 10 वयस से लेके 19 वयस तक के जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आते हैं। तो कितने? 10 वयस से लेके 19 वयस तक के। तो 10 वयस से 19 वयस के बीच का जो व्यक्ति है वो किस में माना जाएगा? किशोरावस्था में माना जाएगा। तो किशोर जनसंख्या में प्रायः, तो किशोर जनसंख्या में कितने माने जाते हैं? 10 वयस से लेके 19 वयस तक किशोर जनसंख्या में व्यक्ति माने जाते हैं। आइए अगला है एक शिक्षक एवं एक स्वस्थ जनसंख्या ही खाली स्थान निर्णय ले सकती है। किसका निर्णय ले सकती है? तो जो है बुद्धिमापूर्ण जो निर्णय होते हैं, मतलब जो ज्ञान के निर्णय होते हैं वो ले सकते हैं। तो इसका आंसर आपका है बुद्धिमतापूर्ण। क्या है? बुद्धिमतापूर्ण। तो बुद्धिमत्तापूर्ण जो है वो कौन निर्णय ले सकता है? एक शिक्षक और एक स्वस्थ जनसंख्या ही बुद्धिमत्तापूर्ण क्या लिख सकते हैं? निर्णय ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया है वो है बुद्धिमत्तापूर्ण। आइए अगला है हमारे सत्य सत्य हैं। तो पहला है वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। क्या सत्य है या असत्य है? तो वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जो है जनसंख्या नीति लागू की गई थी। ये बिल्कुल सत्य है आपका। आइए दूसरा देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये असत्य है। जो प्रवास होते हैं,
जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका अहम रहती है, क्योंकि यदि कहीं की जनसंख्या परिवर्तित हो रही है, परिवर्तन का मतलब है घट रही है या बढ़ रही है, तो अगर परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी भूमिका में कौन है, प्रवास वाले तो सबसे ज्यादा हैं। यदि कहीं के व्यक्ति प्रवास कर लें, मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह चले जाएं, तो एक जगह की जनसंख्या कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसका रोल है, प्रवास का। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि प्रवास का रोल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले का आंसर सत्य है, दूसरे का आंसर असत्य है। आइए हम तीसरा देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है। तो मृत्यु दर में कमी है, इस वजह से भी भारत में जनसंख्या दर बढ़ रही है। तो ये जी बिल्कुल सही है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है। आइए अगला हम देखेंगे, चौथा है, भारत में जीवन जीने की औसत आयु 65 वर्ष है। तो बताना है क्या भारत में जीवन जीने की जो आयु है वो औसतम आयु जो है 68 वर्ष है, कि मान लिया गया है कि सभी व्यक्ति 68 साल तक जी सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर 80 साल तक जी रहा है और यहाँ पे कोई व्यक्ति 50 साल में खत्म हो जाता है, तो उसका एक औसत निकालते हैं, दोनों को जोड़ के, मतलब सबकी आयु को जोड़ के, और उसमें जितने व्यक्ति हैं उनका भाग दे देते हैं, तो क्या निकल आता है, औसत निकल आता है। तो इसी प्रकार से औसत में देखा गया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है वो कितनी है, 65 वर्ष है। तो जी सत्य है या असत्य है, आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर बिल्कुल सत्य है, जी बिल्कुल सत्य होगा। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा पांचवा है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। तो बताना है, जो 15 साल का है और 59 साल के व्यक्ति, इन दोनों के बीच की जो है वो जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं क्या, तो इनको क्या कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सत्य है, इसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कौन सी आयु के बच्चों को, 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष की आयु को कार्यशील बच्चा जनसंख्या कहते हैं। आइए अगला है हमारा छठवां है, भारत में जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में होती है। हम आपको अभी ऊपर बता चुके हैं कि भारत में जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। तो जी आपका कैसा हो जाएगा, जी आपका जो है वो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो छठवां जो है आपका कैसा है, गलत है, क्योंकि जो भारत में जनगणना है वो 5 साल में नहीं 10 साल में होती है। आइए अगला देखेंगे हम सातवां, कि ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं क्या। तो बिल्कुल सत्य बात है कि ग्रामीण की जो जनसंख्या है उसकी जो संरचना है उसमें कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं। आइए हम अगला देखेंगे। अगला हमारा है, जनसंख्या की व्याख्यायिक संरचना से देश के आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है। तो जो आपका ये आंसर है ये भी बिल्कुल सत्य है, ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत जो जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना से देश की आर्थिक जानकारी मिलती है। आइए हम नौवां देखेंगे। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है। भारत का जो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो कहाँ है, केरल राज्य में है। तो जो भी इसका आंसर भी बिल्कुल सत्य है। तो जो हमने हैं सभी सत्य असत्य हमने हल कर लिए हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आइए हम देखेंगे सही जोड़ी। तो हम आगे हल करेंगे अब सही जोड़ी। तो आइए सही जोड़ी देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पे बताया गया है कि सिक्किम की जनसंख्या। तो यहाँ पे जो देखा गया है कि सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, तो आप जान सकते हैं कि सिक्किम की जनसंख्या जो होती है वो 6 लाख होती है। तो पहले का क्या हो जाएगा, 6 लाख, क्योंकि सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 6 लाख है। और ये दूसरा है पहली जनगणना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पहली जनगणना का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो पहली जनगणना है वो पूछा गया है कि पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत देश में जो पहली जनगणना है वो 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, अंग्रेजों के टाइम पर। तो कब हो गया, 1872 में भारत की पहली
जनगणना, लेकिन स्वतंत्र भारत की नहीं है जी। ये है भारत की जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी। आइए अगला हमारा है, तीसरा है संपूर्ण जनगणना। तो संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो संपूर्ण जनगणना का इसका जो उत्तर होगा वो है 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो तीसरा क्या हो गया बा? संपूर्ण जनगणना इसका हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे हम। अगला है बाल, युवा एवं वृद्ध। तो बाल, युवा एवं वृद्ध जो है, तो इसकी जो जोड़ी होगी वो होगी आयु संरचना। क्या है? बाल, युवा एवं वृद्ध जो है, इनको क्या देखते हैं? इनकी हम आयु संरचना देखते हैं। आइए अब लास्ट बच्चा है हमारा, क्रियाकलाप के आधार पर क्या है? नगरीय एवं ग्रामीण संरचना होती है। तो किसके आधार पर? क्रियाकलाप के आधार पर। तो ये जोड़ी जो है वो 5 मार्क की हो गई है। तो इस प्रकार से हमने सभी जोड़ियां हल कर ली हैं। आइए एक बार और मिला के देख लेते हैं कि सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6 लाख। तो पहले का 6 हो गया। दूसरा, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। तो दूसरा हो गया। तीसरा, संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। तो तीसरा हो गया। चौथा है बालक, बाल, युवा एवं वृद्ध का क्या होते हैं जी? आयु संरचना होती है जी। और पांचवा है क्रियाकलाप के आधार पर, इसका आंसर है नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। ये हो गए हैं। तो हमारी सभी सही जोड़ी हो गई हैं। अब आगे हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? तो बताना है हमें कि केरल में जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक क्यों है। तो आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व कहाँ पर अधिक होगा? तो जनसंख्या घनत्व वहाँ पे सबसे ज्यादा होगा जहाँ पे व्यक्तियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो सुविधाएं यदि व्यक्तियों को ज्यादा मिल रही हैं तो सभी लोग वहीं पे निवास करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि शहरों में जो जनसंख्या घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है ग्रामीण की अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण होते हैं, जो गांव होते हैं, तो गांव में क्या होता है कि बेरोजगारी होती है। क्या होती है? बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी से व्यक्ति क्या है, यहाँ पे नहीं रहते, वो कहाँ चले जाते हैं? शहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे शहर निवास क्यों कर रहे हैं? पहला अपना बेरोजगारी हो गया। दूसरा दूसरा हो गया शिक्षा। जो शहर होते हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, तो व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? शहर चले जाते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जो जनसंख्या जो घनत्व अधिक होने के कारण हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से पूछा गया है कि केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? तो हम एक बात सोच सकते हैं कि इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी, उपजाऊपन, ये सब सुविधाएं जो हैं ज़्यादा होंगी। इसका आपका आंसर होगा कि यहाँ पे समतल मैदान है। क्या है? समतल मैदान। समतल मैदान। और आगे है इसका उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी। और पर्याप्त वर्षा। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो केरल में जनसंख्या घनत्व कैसा है? अधिक है। तो आप नोट कर लें कि जनसंख्या घनत्व केरल में इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो मैदान है वो समतल है, जमीन है, मिट्टी है, उपजाऊ है और पर्याप्त वर्षा होती है। इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। आइए दूसरा देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या जो परिवर्तन है उसको हम जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो इसका 3 प्रकार हम मान सकते हैं। कितने प्रकार? 3। पहला है जन्म दर। जन्म दर। दूसरा हो गया मृत्यु दर। और तीसरा हो गया प्रवास। ये 3 कारण ऐसे हैं जिनसे जो है वो जनसंख्या परिवर्तन के प्रकार माने जाते हैं। तो क्या हो गया? जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया और प्रवास हो गया। ये 3 कारण जो हैं जनसंख्या परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। आइए अगला देखते हैं हम कि जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं आपको बताना है। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे प्रति वर्ग, प्रति वर्ग किलोमीटर
प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जो होती है, निवास करने वाले लोगों की संख्या जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाली लोगों की जो संख्या है उसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम। चौथा हमारा है कि भारत की आधी आबादी किन राज्यों में निवास करती है। तो उन राज्यों के नाम बताना है कि भारत की आधी आबादी किन राज्यों में निवास करती है। तो इसका पहला आंसर हो गया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा आपका आंसर हो गया यहाँ पे बिहार, क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर जो है आपका बिहार हो जाएगा। तीसरा आंसर जो है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथा जो आपका आंसर है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और अगला आपका आंसर है वो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यदि इन 5 राज्यों को मिला दें तो भारत की आधी आबादी यहाँ से हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आइए अगला हम देखते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। बताना है आपको कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर पर स्क्वायर, तो वर्ग चल गया। या डायरेक्ट हिंदी में आप लिख सकते हैं कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो कितनी है, 382। आइए अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की जो पहली जनगणना है वो किस सन में हुई थी। तो वो जो है 1872 ईस्वी में भारत की पूर्ण जनगणना हुई थी। कब हुई थी, 1872 में भारत की पूर्ण जनगणना हुई थी। आइए आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा जो है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। आइए अगला देखते हैं हम कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो सबसे अधिक पूछा गया है लिंगानुपात, तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो है केरल में। सबसे कम हरियाणा में, सबसे ज्यादा केरल में लिंगानुपात है। आइए अगला देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर को कहते हैं। तो जन्म दर और जो मृत्यु दर के अंतर को हम वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि दर। वृद्धि दर जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका वृद्धि दर। आइए लास्ट जो हमारा एक शब्द में उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत निवास करता है। तो उत्तर प्रदेश में जो देश की जनसंख्या है उसका 16% निवास करता है। कितना करता है, 16% निवास करता है। अब आइए एक शब्द में उत्तर हमारे कुछ हैं। तो एक शब्द में जो उत्तर है वो है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को का क्या कारण है। तो भारत में जनसंख्या वितरण का जो असमान कारण है वो क्या है, आप बता सकते हैं। तो असमान कारण भारत में है वो हो सकते हैं कि भारत में जो है जनसंख्या, इसलिए जो जनसंख्या असमान वितरण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, कहीं उपजाऊ मिट्टी है, तो कहीं बंजर मिट्टी है। इस वजह से ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत में क्या है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या है
इसका असमान वितरण है। कहीं पानी ज़्यादा आता है, कहीं बिल्कुल कम आता है, कहीं रेगिस्तान है। तो भारत का जो संरचना भौगोलिक ढांचा है वो मतलब एक जैसा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या वितरण कैसी है, असमान है। अगला बांग्लादेश, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व लिखिए। तो भैया बांग्लादेश और जापान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है, पहले आप देखेंगे बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व है 1034 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और जापान का है, जापान का आपका है 339 प्रति वर्ग किलोमीटर। किसका है, जापान का। तो आप अंतर देख सकते हैं बांग्लादेश और जापान में। आइए आगे हम देखते हैं। अगला है हमारा, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य की है और क्यों। तो सबसे अधिक जो महिला साक्षरता दर है वो केरल की है। किसकी है, केरल की जो है सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल की है। कितनी है यहाँ पे जो महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर जो है वो है 87.86%। 87.86% जो है वो है महिला साक्षरता दर यहाँ पे पाई जाती है। तो इसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने एक शब्द में क्वेश्चन हल कर लिए हैं। तो आपके इस आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम नए ऑब्जेक्टों के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।